पहले बजट फ्रेंडली बनाने के लिए ना आपको एक बजट डिस्क्लोज करना होता है कि हम किस बजट में चाहते हैं। कोई किसी भी घर की कोई कॉस्ट है तो उसका कितना परसेंट हमें इंटीरियर डिजाइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर जैसे हमारा बजट लिमिटेड है तो हमें घर डिजाइन कराने के टाइम पे किस पार्ट को सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो एक इंटीरियर डिजाइनर और कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है और क्या इंटीरियर डिजाइनर जो है वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। नहीं, मैं इसका थोड़ा डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है जब पूरा इंटीरियर हम करा रहे हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू इंटीरियर मॉक। आज आपका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इंटीरियर्स के बारे में, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, डिजाइन्स के बारे में, कैसे हम अपने घर को कंफर्टेबल और अच्छी तरीके से डिज़ाइन करें। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ हम लोग आए हुए हैं, एक एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर के साथ। हमारे साथ हैं जितेंद्र सर। तो इनके साथ हम सर डिस्कस करेंगे कि अपने घर को हम कंफर्टेबल और बेस्ट डिजाइन कैसे दे सकते हैं, क्या नॉर्मल लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग हाउस। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर के इंट्रोडक्शन से। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव आर्ट, और लगभग 18 वर्षों से हम इंटीरियर बिजनेस में हैं। टंकी प्रोजेक्ट एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले तो सर हम बात करते हैं कि आप इंटीरियर डिजाइन के बिजनेस में आप कैसे आए। एक्चुअली ये मेरा फैमिली बिजनेस है और मेरे पिताजी दादाजी ये सेम बिजनेस हमारा जो है ये फैमिली बिजनेस है। मेरे पिताजी काम किया करते थे, उनको देख देख के मैं सीखा हूँ और पिछले 18 वर्षों से मैं इस फील्ड में मैं सर्विस दे रहा हूँ। ओके, तो अभी तक आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे और काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट किए होंगे। तो एक नॉर्मल मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लोग अपने घर को बजट फ्रेंडली कैसे बनवाएं। एक्चुअली बजट फ्रेंडली की बात करें अगर हम घर की, तो एक तो अपना बजट होता है, क्योंकि जब आप किसी इंटीरियर डिजाइनर से मिलते हैं तो कुछ ऐसा उनको नहीं पता होता कि आपका बजट क्या है। राइट। तो सबसे पहले बजट फ्रेंडली बनाने के लिए ना आपको एक बजट डिस्क्लोज करना होता है कि हम किस बजट में चाहते हैं। अब मैं बात करूं 2BH फर्नीचर करने की, तो उसमें हम क्या क्या काम करा रहे हैं। अब हमने काम तो पूरा प्लान कर लिया कि हमने पूरा टाइल चेंज कर देंगे, बाथरूम बना देंगे और ये कर देंगे, और हमारा बजट 2 लाख का ही है सपोज करिए। तो उस बजट में वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बजट आपको काम के अकॉर्डिंग पहले डिसाइड करना होता है, फिर आप इंटीरियर डिजाइनर और कंसल्ट के साथ जब मिलते हैं तो आपकी बाकी चीजें क्लियर हो पाती हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बजट डिसाइड होता है वो एक तो आपका एरिया कितना है उस पर डिसाइड होता है, प्लस आप किस टाइप का डिजाइन चूज कर रहे हो उस पर डिसाइड होता है, और प्लस क्या आप मटेरियल लगवाना चाह रहे हो, क्या मटेरियल है। ये आपकी जब डिस्क्लोज करते हैं बजट, तब ये चीजें फाइनलाइज होती है कि हम इस बजट में किस मटेरियल के साथ जा सकते हैं आपके। ओके, है ना। तो वो चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होती है, या फिर इसमें क्या होता है कि आप किसी अच्छे इंटीरियर कंसल्ट को जब आप बुलाते हैं तो वो सारी चीजें आपसे पूछता है कि आपको क्या डिजाइन चाहिए, आपका बजट क्या है। तो ये चीजें फाइनलाइज करने के लिए ना किसी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर या इंटीरियर कंसल्टेंट का हायर करना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम बजट फ्रेंडली कैसे बनाएं। तो इसका कोई एक मतलब थंब रूल है क्या कि जैसे कोई किसी भी घर की कोई कॉस्ट है तो उसका कितना परसेंट हमें इंटीरियर डिजाइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई 2BH के घर लिया 50 लाख का है तो उसका कितना परसेंट हमें चूज करना है कि हमें इतना डिजाइन में इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब कोई ऐसा थंब रूल होता है या हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं रैंडमली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया विक्रम जी आपने। कुछ ऐसा इसमें थंब रूल नहीं होता है। आपने घर सपोज करिए कि, क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ तो मेरे ऐसे कई क्लाइंट आए हैं जिन्होंने घर खरीदा 30 लाख का, उसमें इंटीरियर कराया उन्होंने 20 लाख का। है ना। तो कुछ थंब रूल ऐसा नहीं है कि कितना परसेंट आपका इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। ये आपके बजट के ऊपर डिसाइड होता है कि आपके पसंद कैसे हैं, आप क्या चीजें इसमें लगाने का सोच रहे हैं।
तो वो चीजें ना कुछ ऐसा डिसाइड नहीं होता कि आपने घर लिया 1 करोड़ का तो आप उसमें इंटीरियर में 10% लगाएंगे, मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आपकी पसंद कैसे है, क्या प्रोडक्ट चूज करते हो, कैसे आपने इंटीरियर डिजाइनर हायर किए हैं आपने, किस लेवल के, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो अगर जैसे हमारा बजट लिमिटेड है तो हमें घर डिजाइन कराने के टाइम पे किस पार्ट को सबसे पहले फोकस करना चाहिए? कि जैसे किचन हो गया या लिविंग रूम हो गया या वॉशरूम हो गया, किस पे हमें पहले फोकस करना चाहिए? अगर आपका बजट लिमिटेड है तो 2 चीजें इसमें आती है कि एक तो हम नया घर खरीदते हैं और एक होता है कि हम रीफर्निश्ड लेते हैं घर, है ना। तो अगर हम नया घर खरीद रहे हैं तो उसमें क्या है, बेसिक जो चीजें आपको नीड की होती है, फ्लोरिंग ओके होता है, वॉशरूम ओके होता है। अब आपके लिए कराने के लिए बचता है तो फॉल सीलिंग है, आप अंदर में जो आवश्यकता अनुसार आपका किचन है, वार्डरोब्स हैं, ये आपके उसमें आता है कि लाइटिंग घर की अच्छी हो जाए। तो अगर नया घर है तो ये तो जरूरी की चीजें हैं, ये तो आपको करानी पड़ेगी। इसमें क्या, अगर हम बच सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं तो फॉल सीलिंग को अवॉइड करते हैं। फॉल सीलिंग की जगह आप सरफेस लाइट लगा के ऊपर में लाइटिंग अच्छी कर सकते हैं। और किचन है, किचन का मेरा रिकमेंड तो हमेशा ये रहता है कि प्रॉपरली तोड़ के अपने आवश्यकता के अनुसार अगर आपका बजट करे तो आप उसको कराइए। नहीं तो जो बिल्डर्स या आप जहाँ से परचेज कर रहे हैं उसमें वो देते हैं, स्लैब डला हुआ होता है, तो आप उसमें कुछ ना करा के ऊपर अपने जो वुडवर्क है करा के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा इंटीरियर कराना है तो उसके लिए तो पूरा जीरो से रॉ सही होता है। राइट, ठीक है। सो एक अगर कॉमन पर्सन है, वो अपना डिजाइन, अपना घर इंटीरियर कराना चाहता है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या करता है? आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सबसे बड़ी मिस्टेक होती है? वो बड़ी मिस्टेक क्या होती है ना, वो मार्केटिंग का शिकार हो जाता है। एक्चुअल क्या होता है कि जब वो घर खरीदते हैं, आप जाएंगे ना, वहाँ पे इतनी भीड़ मची होती है क्योंकि पहले से ही वहाँ पे अन्य प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर, अन्य प्रकार के डिजाइनर, जिनका कुछ पता नहीं होता। मतलब ऐसा होता है जैसे बरसात में एक तालाब में मेंढक आया, उसके बाद गायब। तो जो अच्छे वेंडर या अच्छे इंटीरियर डिजाइनर या कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, वो उसमें घुस ही नहीं पाते। एक्चुअल क्या होता है, वो पूरा इतना माइंड उनका वॉश कर देते हैं, इतना काम दिखा देते हैं कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं उनके पीछे कि वो यही हो सकता है, जबकि उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा रिकमेंड तो यही रहेगा कि अगर एक कॉमन अच्छा इंटीरियर कराना हो तो एक आप खुद से आप एक अच्छा इंटीरियर कंसल्टेंट या इंटीरियर डिजाइनर हायर करिए। आप उसके साथ खुल के बात करिए कि आपको क्या चाहिए, क्या सर्विसेज लेनी है, वो आपको सही गाइड करेगा। और जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से बने होते हैं वो आपको कभी सही गाइड नहीं करेंगे। वो 10 फ्लैट विजिट कराएंगे आपको कि सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उसी में से आपको कुछ ना कुछ पसंद करा के वो आपको उसी में करवा देंगे। वो सही गाइड कभी नहीं करेंगे। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे अगर हम अपना बजट बचा लें, उसके लिए क्या करते हैं, वो कारपेंटर अलग से हायर कर लेते हैं, वुड, इसके अलावा जो फ्लोरिंग है उसके लिए अलग हायर कर लिया, पेंट के लिए अलग हायर कर लिया। तो इससे, और डेफिनेटली ये पता है, ये और मतलब हर कोई जानता है कि अगर आप एक अच्छे इंटीरियर कंसल्टेंट को या एक अच्छे डिजाइनर्स को आप अगर हायर करोगे तो डेफिनेटली आपका काम जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप सही से कंसल्टेंट लोगे या आप सही से इंटीरियर डिजाइनर चूज करोगे तो आप एक, जो आपका बजट होगा, हर एक का बजट अलग अलग होता है, आपका जो भी बजट होगा उस बजट में आपका जो घर डिजाइन होगा वो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी लोग दूसरे वे में फंस जाते हैं कि अलग अलग हायरिंग करके और हम अपने अकॉर्डिंग काम करा लेंगे और पैसा भी बचा लेंगे। तो इसमें आपका क्या सजेशन है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। एक्चुअल क्या होता है ना, आप जैसे हम घर करा रहे हैं, हमें घर कराना, तो एक तो होता है कि मेरे पास समय है ना, कि मैं टाइम दे सकता हूँ, हाँ, है ना, मेन चीज है। हाँ, तो अगर मैं टाइम दे सकता हूँ तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं किसी डिजाइनर को पूरा एग्जीक्यूशन नहीं देना चाहता हूँ, मेरे पास कारपेंटर अच्छे हैं, मेरे पास टाइल लगाने वाले अच्छे हैं, मेरे पास पेंटर बहुत अच्छा है। कई बार होता है कि 2-2 पीढ़ी से वो काम करते हुए आ रहे हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस ऐसा आया है, अच्छे लोग हैं, पॉलिश बढ़िया करते हैं, वो पेंट अच्छा करते हैं, टाइल अच्छा लगाते हैं। तो सबसे पहला ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे वेंडर हायर करके भी काम करा सकते हैं। बट मेरा सजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि बावजूद उसके आप एक इंटीरियर डिजाइनर या कंसल्टेंट को जरूर हायर करिए, राइट, जो आपको
क्योंकि वो जो काम करते हैं, जो उनको लगाने का अच्छा आइडिया है, बट प्रोडक्ट क्या लगाना चाहिए, कौन सा कलर देना चाहिए, वो उनको आइडिया नहीं होता। आप ला देंगे बट अब वहाँ ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे अब बिटिया का रूम बना रहा हूँ मैं, होना चाहिए था उसको पिंक शेड में या व्हाइट शेड में होना चाहिए, ग्रीन शेड में होना चाहिए, बट वो आपने ब्लैक पसंद किया, वो लगा देगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि एक ऑथराइज पर्सन जब रहता है ना, तो वो नीचे जो आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हैं वो भी सही काम करके देगा आपको, फिनिशिंग वाइज सही मिलेगा। वो बंदा विजिट करेगा, वो चेक करेगा क्वालिटी की वो सही मात्रा में लगा रहा है वो चीज या नहीं, प्रॉपर फ्लोरिंग अगर लगाया उसने तो अपॉक्सी डाला कि नहीं बाथरूम में, तो ये आप चीजें चेक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ना एक कंसल्टेंट जरूर हायर करना चाहिए। बाकी मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप फुल एग्जीक्यूशन दीजिए। अगर आपके पास अपने वेंडर अच्छे हैं, विश्वास पात्र, तो आप खुद अपने वेंडर लगा के भी काम कर सकते हैं, मटेरियल भी आप परचेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पूरा एक काम कर दे। बट मैंने जैसे बताया कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने ऐसे वेंडर हायर कर लिए जिनको आप दे रहे हैं कि कोई प्लम्बर अलग है, कोई इलेक्ट्रिशियन अलग है, कोई पेंटर अलग है, कारपेंटर अलग है, तो फिर आप उनको डील नहीं कर पाएंगे। वो एक दूसरे के प्रति ना, मतलब वो बोलेगा इनकी गलती थी, ये काम पहले होना चाहिए था, ये काम बाद में होना चाहिए था, तो ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और बाद में ओवरऑल में आपके 20 लाख खर्च होने के बाद भी जब फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आप सर पकड़ के बैठेंगे कि मैंने क्या ही किया। राइट। और ऐसा होता है, कई प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं, मेरे पास छूटे हुए प्रोजेक्ट बहुत सारे आते हैं कि सर ये हमने आधा प्रोजेक्ट किया हुआ था, कारपेंटर हमारा चला गया, डिजाइनर चला गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं। राइट। कि आधा आधा है, वो होता भैया। ये मैंने भी देखा है कि मतलब काफी सारे लोग हैं कि उन्होंने काम कराया और इसके बाद में बीच में छोड़ गए और फिर किसी दूसरे तो इसके लिए ट्रस्टेबल रिलायबल जो कॉन्ट्रैक्टर हो, डिजाइनर हो, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। एक और जैसे मेरा यहाँ पे सवाल है कि आपने बात की एक इंटीरियर डिजाइनर और एक कंसल्टेंट की, तो काफी सारी ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जिनको इन दोनों चीजों के बारे में अलग अलग नहीं पता है। तो एक इंटीरियर डिजाइनर और कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है, और क्या इंटीरियर डिजाइनर जो है वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, ये दोनों सर्विसेज इंटीरियर डिजाइनर करते हैं, कंसल्टेंट भी और डिजाइनिंग भी। कई बार उस केस में होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मैं डिजाइन ही करूंगा, मेरे पास वैसा नहीं है, बट दोनों सर्विसेज अधिकतर एक डिजाइनर के पास मिल जाता है। वो अपनी विजिट शेड्यूल करते हैं कि हम आपको ये प्रोजेक्ट करेंगे, इसका ये कॉस्ट रहेगा और इसमें मेरा पर वीक विजिट रहेगा या 15 दिन पे विजिट रहेगा, वो बताते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से जो उनका काम है वो चार्ज आपको बताएंगे, बट वो पैसा आपका ना बर्थ है। ओके। इसका मतलब ये कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि वो आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का पूरा आउटलाइन बता देंगे, कहाँ पे क्या कैसे खर्च होगा, कैसे इसको डिजाइन कराना है, क्या कलर यूज होगा, किस तरीके से, इसके बाद में डिजाइन जो है वो आपको कराना है। नहीं, या वो डिजाइनर डिजाइन करके देंगे। अच्छा, जो कंसल्टेंट है वो डिजाइन करके ही देंगे। हाँ, वो प्रॉपर पूरी सर्विसेज देंगे ना आपको, मतलब डिजाइन वो करके देंगे आपको, सुपरविजन भी वो करेंगे। ठीक है, ओके। उसकी चार्जेस वो बताएंगे। एक होता है कि नहीं जी आप मुझे केवल डिजाइन करके दे दीजिए, उस केस में फिर वो साइट विजिट केवल एक बार करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उस डिजाइन करेंगे, बट वो बीच में विजिट नहीं करेंगे। एक तो ये होते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि वो पूरा आपको विजिट भी देंगे जब काम प्रोसेस होगा। अब जैसे आपने प्रोसेस कर दिया तो टाइल किस तरह लगाना है, वो प्रॉपर आके एक बार गाइड करेंगे कि भाई ऐसे लगाना है, फॉल सीलिंग हो रहा है, कितना डाउन करना था, कैसे करना था, लाइट कहाँ है, वो सब प्रॉपर एक बार आके वो सब पूरा दिखाते हैं, समझाते हैं। ओके। तो उससे कस्टमर का जो सरदर्द है ना वो कम होता है, वो कम हो जाता है। फिर वो जो नीचे वाले बंदे हैं जो काम कर रहे होते हैं बेवकूफ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनको जो बंदे आएंगे उनको 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, 10 की साइड उनकी रनिंग में चल रही होती हैं, किस चीज में कितना टाइम लगता है उनको पता होता है। कुल मिला के मतलब ये है कि जो पर्सन काम कर रहा हो, ग्राउंड में काम कर रहा है, उसको रिपोर्टिंग लेने वाला पर्सन वो कंसल्टेंट है, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है और उसको वो बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आपको कुछ का कुछ बोल दें। तो इसका मतलब ये है कि आप कंसल्टेंट, आप अगर खुद से भी कर रहे हो तो आपको कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर चाहिए बिना सरदर्द के, तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट जरूर हायर करना चाहिए। ये मेरा रिकमेंड रहेगा। ओके। एक और सवाल आता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट में जो फर्नीचर है वो रेडीमेड भी मिलता है, कोई बोलते हैं कि नहीं हमें कस्टमाइज बनाना चाहिए। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि जो अगर हम अपना घर डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करने के बाद जो फर्नीचर हम ला रहे हैं वो हमें
कस्टम डिजाइन कराना चाहिए या रेडीमेड? अगर दोनों में अगर हम कस्टम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, प्लस वो क्या फिजिबल है, या रेडीमेड जो है वो सही है या नहीं है? नहीं, मैं इसका थोड़ा डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब पूरा इंटीरियर हम करा रहे होते हैं तो इंटीरियर में क्या होता है ना, उसकी मैचिंग का फर्नीचर चाहिए होता है। तो जब आप उसके मैचिंग का चाहेंगे, वो मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। मार्केट में मिलेगा तो उसके साइज स्टैंडर्ड होते हैं, उसके कलर थीम अलग होते हैं, आपके कलर थीम जो इंटीरियर हमने किया वो अलग है। तो उस केस में वो प्रॉब्लम आती है कि आपको बनवाना ही पड़ेगा। बट वो बनवाने में, और अगर रेडीमेड फर्नीचर में बात करें तो वो जो बनवाने वाला है वो कॉस्ट भागता है, मतलब महंगा पड़ेगा आपको। और अगर रेडीमेड फर्नीचर आप ला रहे हैं वो सस्ता पड़ेगा। बट ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बजट अलाउ करता है तो आप बनवाइए, बनाया हुआ चीज हमेशा बेस्ट है। कभी भी जो मार्केट में मिल रहा है मैं ये नहीं कहूँगा खराब है वो, बट वो जो चीज मिल रही है वो उनकी एक लाइफ है। लेकिन जो चीज आप बनाएंगे, आपके रिक्वायरमेंट को समझ के बनाया जाएगा, उसकी लाइफ एक अलग है। तो दोनों में ये फर्क है। अगर आपका बजट शूट करता है तो आप बनवाइए, नहीं तो आप रेडीमेड परचेज करके फिर उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो डिजाइन के अकॉर्डिंग आप चीजें चूज करिए, ताकि आप बाहर से भी परचेज करके आप उसमें रख रहे हैं तो वो आपको ये ना लगे कि फिर क्या ही रख दिया हमने, है ना। राइट। तो अगर हम कस्टमाइजेशन कराते हैं तो वो कितना % कॉस्टली जाता है एज कम्पेयर टू जो रेडीमेड मिलता है? मिनिमम 1.5 गुना तो है ही है। अगर आप कस्टमाइज खुद कर रहे हैं तो जो चीजें आपको मार्केट में 100 की मिल रही है वो 150 की आपको पड़नी है कस्टमाइजेशन में, ये तो मिनिमम है। बाकी वो डबल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। क्योंकि उनकी ना एक लिमिटेशन होती है। जो रेडीमेड काम कर रहे हैं उनको क्या होता है, उस कॉस्ट में उस प्रोजेक्ट को पूरा करके देना होता है। लेकिन जब आप कस्टमाइजेशन करके बनाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि इस कॉस्ट में करके देना है। वो जो जिस चीज के लिए बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, अब वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि मैं 10 जने वहाँ पे एक साथ खड़े होऊंगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट लगाएगा, उसमें उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चुनेगा वो। करेक्ट। तो वो बजट आपके बढ़ने हैं, जेब पे ही जाना है आपके। लेकिन बाहर में वो 10 खड़े करने हैं आपको या 1 खड़े करने हैं, वो उसके हिसाब से नहीं है। वो जो पैसा ले रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग। करेक्ट, ठीक है। सो एक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर हमारा घर छोटा हो, स्मॉल एरिया हो, तो उसको हमें किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि वो क्लासी भी लगे, डिजाइन भी अच्छा लगे और प्रॉपर स्पेस भी ऑप्टिमाइज हो जाए? ठीक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अभी जो हम लोग जिस तरीके में रह रहे हैं ना, उसमें क्या है कि अगर छोटा घर है तो सबसे पहले कलर का रोल आता है कि छोटा घर हो तो हमें कलर कैसा करना चाहिए, है ना। तो हमेशा अगर छोटा घर आपका है तो कलर बिल्कुल एकदम हल्का लीजिए, बिल्कुल एकदम व्हाइट टोन पे आइवरी ले लीजिए या थोड़ा और लाइट ले लीजिए। बिटिया का रूम भी है तो उसको प्रॉपर डार्क ना करके एकदम हल्का कलर दीजिए। आप कुछ भी पिंक टोन दिया आपने, बहुत हल्का, जिससे कि वो कलर से वो खिल के दिखे। नंबर 1। नंबर 2 आता है कि आप जो फर्नीचर बना रहे हैं उस फर्नीचर में ही आप कस्टमाइजेशन करिए। जैसे बेड बना रहे हैं आप उसमें ड्रॉअर दीजिए। आप स्टडी टेबल बना रहे हैं उसको आप फोल्डेबल बनाइए। बुक सेल बना रहे हैं, जैसे कई जगह बीम के जगह निकले होते हैं, उसमें आप उसके साथ बना दिया आपने, स्लाइड हो गया वो अंदर चला गया। पुल डाउन बना दिया आपने, पुल आउट बना दिया आपने। कुछ अगर बेड की इशू आ रही है तो आप बेड को ऊपर नीचे करके भी बना सकते हैं। तो ऐसा अगर रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि वहाँ पे कितनी स्पेस आपको कम पड़ रही है। जैसे आप डाइनिंग टेबल की बात करें, अभी आए दिन जो फ्लैट में विजिट करता हूँ तो सब में ज्यादातर प्रॉब्लम जो आती है डाइनिंग की आती है। तो डाइनिंग भी आप वॉल माउंटेड बना सकते हैं, चेयर भी आप फोल्डिंग ले सकते हैं कि फोल्ड करके एक जगह रख दिया, जब गेस्ट आए आपने निकाले और यूज कर ली। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं आप, कलर का और स्पेस का, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो चीज बना रहे हैं ना वो आपके लिए ना वो प्रॉपर यूजफुल होना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना फंक्शनल होना चाहिए कि आप उसको, अब हमने बना दिया वो हमारे फंक्शन में नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि छोटा घर है तो रिक्वायरमेंट समझना है, कलर का अच्छा चयन करना है। आप लेमिनेट चूज कर रहे हैं, दीवार का कलर चूज कर रहे हैं, पर्दे का कलर चूज कर रहे हैं, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है कि आपको कैसे कलर कहाँ पे रखने चाहिए जिससे कि छोटा घर है वो बड़ा दिखे आपको। क्योंकि जनरली हमारी जो मतलब पॉपुलेशन है इंडिया के, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो लोग थोड़ा सा जो एरिया है उतना खुला नहीं, एरिया थोड़ा लिमिटेड रहता है स्पेस जो है। तो इसमें 2 चीजें ऑडियंस को याद रखनी है कि सबसे पहले तो आपको कलर चूज करना है, कलर और प्लस जो फर्नीचर वगैरह है वो आप फोल्डेबल चूज कर सकते हैं। और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप वॉल माउंटेड कर सकते हो। बिल्कुल।
ओके, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो छोटा घर जो है वो छोटा नहीं लगेगा। ओके। तो आगे हम सर बात करते हैं जैसे अफोर्डेबल और ड्यूरेबल मटेरियल्स क्या होते हैं जो अपने घर में हम यूज कर सकते हैं और डिजाइन के लिए वो बेस्ट होता है। हाँ, ये अच्छे आपने सवाल पूछे मुझे। अब जैसे मटेरियल की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम इंटीरियर कराते हैं तो अगर पूरा इंटीरियर करा रहे हैं तो सबसे पहले आता है कि हमें फ्लोरिंग करानी है। फ्लोरिंग करानी है तो उसमें हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो फ्लोरिंग में हमेशा ना विक्ट्रीफाइड टाइल आते हैं, वो आप जैसे कजारिया है, सोमानी है, अच्छे ब्रांड का आप देख के लगाइए। उसमें और भी ब्रांड हैं, नॉन ब्रांडेड भी आते हैं, बट ब्रांड के साथ जाइए आप, वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदे देंगे। और अगर वॉशरूम बना रहे हैं आप तो फ्लोरिंग पे आपको अपॉक्सी डाल के ही टाइल लगानी चाहिए, क्योंकि एक वेदर जब चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, जब आप गीजर चलाएंगे, गर्म पानी आएगा तो नॉर्मल जो ग्राउटिंग करते हैं वो निकल जाता है, उसके कारण क्या होगा, नीचे पानी जाएगा, तो आप उसमें वो ध्यान रख सकते हैं। बट अब आप आते हैं कि हम किचन बना रहे हैं तो सब वहाँ मेन पॉइंट आएगा आपके नीचे, क्योंकि वेट एरिया होता है। अधिकतर आप किचन जितना मैं खोलता हूँ सब ऊपर ठीक होती है, नीचे खराब होती है। तो उनमें क्या होता है, नीचे जो हम यूज कर रहे हैं ना, नीचे हमें हमेशा BWP ग्रेड बॉइलिंग वाटर प्रूफ मटेरियल आता है। okay. चाहे वो सेंचुरी का हो, एक्शन टेशा का हो। एक्शन टेशा का बॉइलो आता है, बहुत अच्छा है वो आज के रेट में। अभी मरीनो ने लॉन्च किया है, मरीन बोर्ड करके। तो ऐसे मटेरियल हैं जो हम यूज करते हैं जब जिस जगह के लिए, वो प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो किचन बना रहे हैं आप तो हमेशा BWP ग्रेड में बनाइए। अगर आप बना रहे हैं वार्डरोब में वाटर रेजिस्टेंट चल जाता है। BW ग्रेड क्या है? BWP मतलब बॉइलिंग वाटरप्रूफ। आप उसको बॉयल भी कर सकते हैं बोर्ड को रख के, तो जब वो पानी में जाएगा वो खराब नहीं होगा। मतलब कंपनी उसकी वारंटी गारंटी कवर करती है। अगर सेंचुरी की बात करें 30 ईयर तक पूरा कवर करती है, ग्रीन कवर करता है। तो ऐसे अगर रेपुटेटेड ब्रांड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, ले रहे हैं अच्छी प्लाई, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपने अभी एक और वर्ड बोला, विक्ट्रीफाइड टाइल्स। हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? वो क्या होता है, पूरा पानी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके। जब आप नॉर्मल टाइल कई बार देखे होगा आपने, तो टाइल्स के ऊपर ना कुछ धब्बे से पड़े होते हैं। हाँ। तो वो क्या होता है, वो कच्ची टाइलें होती हैं। अच्छा। तो जब वो पानी जाएगा नीचे तो वो क्या होगा, ऑब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। और जो आपने जब लगाया उसको, तो उसमें आपने अपॉक्सी फिल नहीं किए, तो पानी ऑब्जॉर्ब किया, वो कलर छोड़ेगा। तो विक्ट्रीफाई जो होता है वो पूरा पानी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, पूरी तरह वो सॉलिड पक्का होता है। जो ब्रांडेड टाइल्स होते हैं हमें उस पे ही जाना चाहिए या हम लोकल भी चूज कर सकते हैं? अगर लोकल चूज कर सकते हैं, जैसे ब्रांडेड में क्या है कि ब्रांड है तो उसमें एक थोड़ा ट्रस्ट भी होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी का अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो उसके हिसाब से अगर वो सोचता है कि नहीं मैं लोकल टाइल्स या लोकल चीज भी कंसीडर करूं, तो क्या फैक्टर है जिसको माइंड पे रखते हुए हम लोकल चीजों को भी कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, टाइल्स में मैं जहाँ तक देखता हूँ मार्केटिंग में, तो टाइल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। तो टाइल्स तो मैं हमेशा बोलूंगा कि अच्छे ब्रांड और विक्ट्रीफाई ही लगाइए, लोकल पे मत जाइए। बहुत नहीं तो फिर आप देखेंगे ऊपर से कलर उड़ जाता है, पैचअप आने लग जाते हैं, जूते के निशान आ जाते हैं, घिस जाते हैं। तो टाइल्स मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अच्छा ही लगाइए। दूसरी चीज, जैसे किचन में टाइल्स होते हैं, मैंने ये देखा है कई जगह कि वहां पर अगर जैसे हल्दी गिर गई तो एक निशान आ जाता है येलो कलर का, वो जाता नहीं है। जो मतलब जो टाइल्स जो हैं वो लो क्वालिटी के जो टाइल्स हैं। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑडियंस और जो कस्टमर्स जो मैं डील कर रहा हूँ उसमें सबके मन में एक ही चीज रहती है कि जब हम किचन बना रहे हैं तो ऊपर ग्रेनाइट टॉप कौन सा लगाए, है ना। तो उसके वो जो हल्दी का प्रॉब्लम आता है वो उसी में आता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें आप नेचुरल पत्थर अगर आप लगा रहे हैं, है ना, तो वो तो नॉर्मल है कि आप सफाई करेंगे निकल जाएगा। बट आजकल बहुत सारी सॉलिड बॉडी में भी टाइल्स आ रहे हैं जो कि ऊपर यूज हो रहा है, तो वो पोरस नॉन पोरस वाला है कि उसके अंदर ऑब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें क्वार्ट्ज आता है, जैसे कलिंगा का सबसे अच्छा मानते हैं, और उसके बाद AGL का आता है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर क्वार्ट्ज लगाएं, जैसे ज्यादातर अभी कस्टमर जो ज्यादा वो होते हैं कि भैया नहीं बिल्कुल एकदम से, एक तो होता है कि आपने डाल के छोड़ दिया 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक आपने डाला, पीला हल्दी छोड़ दिया आपने उसके ऊपर, तो वो ऑब्जॉर्ब करेगा। एक होता है गिर गया आपने साफ कर दिया। तो लेकिन बजट बहुत बढ़ा देता है। किचन के यूजेस आपके कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कि आपको कितना वो करना है। अगर आपको बजट ठीक है, आप लगा सकते हैं, तो आप कलिंगा वगैरह का लगाइए। क्वार्ट्ज आता है वो फिर बिल्कुल 1% भी नहीं लेगा आप जॉब अपने अंदर। ठीक है। ओके। तो एक और बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये ऑडियंस को पता होना चाहिए, कि इसका मैटर करता है कि आपका जो घर है
वो किस फ्लोर पे है, कि ग्राउंड फ्लोर या 5th फ्लोर या 15th फ्लोर, इस पे मैटर करता है कि इस पे किस टाइप का मटेरियल यूज किया जाए? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मेरे से, क्योंकि कस्टमर को ये कभी पता नहीं होता है। एक्चुअल में घर मेरा मान लीजिए कि 10 महले से ऊपर है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल प्लाई में भी काम करा रहे हैं, जैसे वाटर रेजिस्टेंट ग्रेड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। तो अगर हल्का फुल्का अगर कहीं से सीपेज या सीलन आया भी तो खराब नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर घर है मेरा या फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मेरा रिकमेंड हमेशा यही रहेगा कि BWP ग्रेड में ही काम कराना चाहिए। और एक और रिकमेंड मेरा जरूर रहेगा कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जो मकान है ना, उस पे पेस्ट कंट्रोल की सर्विस आप हमेशा लेके रखिए, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, अगर आपके पड़ोस वाले सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है ना, तो ट्रेवल करके आपके यहाँ आएगा, और आएगा तो सबसे पहले ग्राउंड फर्स्ट पे ही आएगा, और अगर ग्राउंड फर्स्ट पे आ गया तो 4th 5th पे भी जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप BWP ग्रेड में नहीं जा सकते तो कैलिब्रेटेड प्लाई आती है, जो मैंने बताया मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है, कम से कम उस तक तो आप जाइए। क्योंकि अगर लोकल प्लाई खरीदने जाते हैं आप, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन देता है आपको दुकानदार की ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, बट वो आइडिया नहीं होता है एक्चुअल में कि उसकी कितनी ड्यूरेबिलिटी है। वो जो लगा रहा होता है बंदा, जो 10 साल से काम कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उसको पता होता है कौन सी प्लाई हमने 10 साल पहले लगाई थी, आज भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगी। तो ये बहुत खास ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि अभी घरों में मैं देख रहा हूँ, कई घरों में ऐसी स्थिति है कि पूरा घर दिमाग से भरा हुआ है ना। तो ये चीज जरूर अच्छे चयन करना चाहिए कि पेस्ट कंट्रोल, वाटर प्रूफिंग, अगर आप ग्राउंड फ्लोर घर है तो आप प्रॉपर वाटर प्रूफिंग का पूरा ध्यान रखिए। प्लम्बिंग का जब काम कराते हैं उसका प्रेशर चेक कराइए, ताकि जो बाद में फॉल्ट आएगा वो ना आए, आपको दिक्कत ना आए। ग्राउंड फ्लोर पर विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम काम कराते हैं, तो जैसे इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं या कंसल्टेंट को हम हायर करते हैं, तो उस टाइम पे ये भी होता है क्या कि जैसे कि 10 साल की हम वारंटी ले लें या असिस्टेंस ले लें, या मेंटेनेंस का कि टाइम टू टाइम डिजाइनर से हम कंसल्ट करते रहें या कंसल्टेंट से हम कंसल्ट करते रहें कि एक बार हमारा घर जो है वो एक बार आप वेरीफाई कर लो या चेक कर लो, ऐसा भी कोई पॉलिसी होती है? ऐसा इसमें अभी तक तो हम लोगों ने नहीं शुरू किया है, क्योंकि ऐसी आवश्यकता होती नहीं है, हमारे में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। ठीक है, 4-5 साल एक बार अगर काम हुआ ना, तो 4-5 साल तक आप निश्चिंत होकर उसको यूज करेंगे, तब सर्विस मांगेगा वो। अच्छा। और सर्विस भी क्या होगा, जो मैंने बताया आपको कि इसमें कपड़े निकले रह गए, अलमारी की वार्डरोब बाहर रह गया, कुछ बैंड का इशू आ गया, अगर ठीक से आपने मेंटेन नहीं किया तो ये सब एरर आता है। तो ये बहुत नॉमिनल होता है, आप बुला के करा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे सर्विसेज लेनी है, कि मुझे 3 महीने 6 महीने में विजिट कराना ही है, तो पर विजिट चार्ज रहता है कुछ, कि भाई ठीक है आपके पास 2 बंदे आएंगे, प्रॉपर क्लीन करेंगे, वो सर्विसेज आप ले सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। सो अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अगर हम डिजाइनर्स को हायर करें या हम कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं, उनके थ्रू हम काम कराना चाहते हैं, तो किन किन बातों का हमें माइंड में नोटिस रखना है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हम एक बेटर कंसल्टेंट या बेटर डिजाइनर हायर कर सकें, जिससे कि हमारा घर जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हम बनवा सकें? एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहला फेज तो रहता है कंसल्टेंट का ही रहता है। जब आपने किसी कंसल्टेंट को, अच्छे कंसल्टेंट को बुलाएंगे, तो वही होता है कि साइट वो असेसमेंट करेंगे आपका, और वो पेड होता है। साइट असेसमेंट कॉस्ट लेंगे वो, ठीक है। साइट को पूरा देखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, आपको सजेशन देंगे, कोटेशन देंगे, और उसके साथ साथ वो कोटेशन के साथ साथ जब एक आप उनके साथ ऑनबोर्डिंग हो जाते हो, तो सारे पेमेंट प्लान भी आ जाता है आपके पास में। अच्छा। तो आपको मतलब अगर अच्छे वेंडर मिल गए, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिल गए काम करने के लिए, डिजाइनर मिल गया ना, तो आपके सरदर्द जो है वो कम है, वो सारा सरदर्द उनका है। फिर आपको काम के अकॉर्डिंगली पेमेंट का प्लान बना के देते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन देते हैं आपको बना के प्रॉपर्ली कि हम इतने दिन में। लेकिन अगर बात करें हम कि कितने दिन में हो जाता है, तो वो पूरा प्रॉपर्ली आपको बना के देंगे कि इतने दिन में हम ये फेज खत्म करेंगे, सिविल करेंगे, इतने दिन में हम आपका वुड वर्क खत्म करेंगे, इतने दिन में हम फिनिशिंग वर्क खत्म करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेमेंट आपसे कब कितना हमें चाहिए वो भी प्रॉपर्ली आपको रिटर्न में रहता है। लास्ट में आपको आफ्टर डिलीवर कितना % वो रोकेंगे, 10%, कोई 5%, ऐसे वो आपके पास रुकता है कि जब प्रोजेक्ट पूरा डिलीवर हो जाएगा आपका, तभी वो पेमेंट आपसे लेंगे पूरा फाइनल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफी अच्छी आपने पॉइंट ये बताया कि अगर कोई पेमेंट पार्ट बाय पार्ट ले रहा है, इसका मतलब वो जेन्युइन कंसल्टेंट है या जेन्युइन डिजाइनर है,
क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक नहीं हो रहा है, वो पैसा लेके कहीं जा नहीं है, जितना आपने काम कराना है उतना पैसे दिए, इसके बाद में वो अगर आपका फाइनल वर्क से आपको 10% बाद में पैसा देना है, तो इसका मतलब जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी आप पूरा पेमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है, अगर आपको हायर करना चाहे तो आपका क्या प्रोसेस है? आपसे अगर काम कराना चाहे तो क्या प्रोसेस रहता है? नहीं, हमारा सिंपल बहुत है, सिंपल ही है हमारा, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है बहुत ज़्यादा। हम लोग जो काम करते हैं तो हम लोग पहले एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे आपका, और एक नॉमिनल हमारा विजिट चार्ज रहता है, साइट असेसमेंट कॉस्ट रहता है, वो हम आपसे चार्ज करेंगे। और उस असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, वहाँ क्या बन सकता है वो आपको गाइड करेंगे, और एक मोटा मोटा बजटिंग हम आपको दे देंगे कि आपके पूरे घर में इतना बजट आने वाला है। फिर अगर आपको लगता है कि हम इस बजट में जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर रिविजिटिंग भी करते हैं, कुछ उसमें हम चेंज कर दिए। ये मोटा मोटा हो गया। उसके बाद हम लोग पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं लेते, फिर हम डिजाइन पार्ट पे आते हैं। ठीक है। हम आपको सिर्फ डिजाइन के चार्जेस लेंगे, पूरे घर को डिजाइन करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन से लेके A to Z, कर्टन कैसा होगा, बेड कैसा होगा, रूम कैसा होगा, बिटिया का कैसा है, बेटे का कैसा है, आपका कैसा है, आपकी क्या कंफर्टेबिलिटी है, वो सब देखते हुए पूरा घर डिजाइन करते हैं। और ये डिजाइन होने में लगभग 1 महीना का वक्त जाता है पूरा। और ये जो है ना, ये अगर आपने पहले ये दे दिया तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें भी शुरुआत में बहुत चैलेंजेस आए थे, ऐसा नहीं कि हमें एकदम से आ गया कि हमें काम कैसे करना है, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए। तो उसमें क्या हुआ कि काम ले लेते थे, फिर वो टाइमलाइन अचीव नहीं कर पाए, कुछ हुआ, तो हमने इसको प्रोसेस में डाला प्रॉपर्ली। तो अब क्या है, पहले हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद जब आपके पास, पहले हमने एक मोटा मोटा बजट दिया, डिजाइन के बाद आपके पास प्रॉपर डिटेल्ड आता है कोटेशन कि हम एक अलमीरा बना रहे हैं, तो उस अलमीरा में कोर मटेरियल क्या लगा रहे हैं, टेपिंग किस चीज का लगा रहे हैं, कितना mm का लगा रहे हैं, माइका कौन सा दे रहे हैं ब्रांड का, कितने mm का दे रहे हैं, अंदर में बाहर क्या दे रहे हैं, हैंडल हम दे रहे हैं या कस्टमर प्रोवाइड करेगा, वो प्रॉपर एक डिटेल आता है। टाइल लगा रहे हैं हम तो कैसे लगाएंगे, केमिकल पे लगाएंगे या टाइल हमें देना है या कस्टमर को प्रोवाइड करना है, जो तोड़ फोड़ है उसका क्या चार्जेस होगा, फॉल सीलिंग कर रहे हैं हम तो जिप्सम में कर रहे हैं, पीओपी में कर रहे हैं, लाइटें कौन से ब्रांड का दे रहे हैं, वायर कौन से ब्रांड का दे रहे हैं, वो A to Z आपके पास पूरा कोटेशन आता है। फिर उसमें पेमेंट प्लान भी वो रहता है कि हमने स्टार्टिंग में काम करने के लिए स्टार्टिंग में हमें ये चाहिए, उसके बाद हमने इतना काम कर दिया, आपको एक टाइमलाइन भी देते हैं और एक काम भी देते हैं कि हम इतने दिन में ये काम कर देंगे, फिर हमें ये पेमेंट चाहिए आपसे। फिर लास्ट में जब सारा काम हो जाता है तो उसमें हम 5 या 10% जैसा भी रहता है वो दोनों हम रखते हैं। तो वो पेमेंट फिर आफ्टर डिलीवरी, जब हम पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करके आपको देंगे तब लेंगे। तो हमारा प्रोसेस ये रहता है, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमें पूरा प्रोजेक्ट नहीं कराना है, हम रह रहे हैं, कि ये मैं देख रहा हूँ मेरे पास, मतलब ये लगा लीजिए 60-40 का रेशियो है कि मैं आधा काम ऐसे करता हूँ जिसमें कस्टमर रह रहा होता है, और रहते रहते बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि घर में माताएं बहनें अधिकतर होती हैं भाई, हम लोग तो सब काम पे चले जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि भाई रिलायबल ट्रस्टेबल होना चाहिए। तो वो उसमें हमारे पास ये है कि सब इन हाउस है, और सब जो 14-15 साल से हमारे पास काम कर रहे हैं वो बंदे हैं। तो जितना आप ट्रस्ट मेरे पे कर रहे हैं कि जितेंद्र जी को बुला रहा हूँ मैं, उतने ट्रस्ट हमारे एम्प्लॉय पे है। और एक हमारा साइट पे पूरा 100% सुपरवाइजर रहता है प्रॉपर्ली। जब तक काम होगा तो एक सुपरवाइजर खड़ा रहेगा, टाइल्स का काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, प्रॉपर्ली हमारी निगरानी में होता है। एक हमारा ग्रुप बनेगा, उसमें आपको रोज अपडेट आ जाएंगे कि आज हमने ये काम किया, कल हमारा ये प्लान है, 2 दिन साइट पे काम नहीं होगा, वो मैसेज आ जाएगा आपके पास कि 2 दिन साइट पे काम नहीं होगा। और घरों में रहते रहते जब काम करते हैं ना, तो फिर हम उनको दिक्कत कम हो। फर्नीचर सारा फैक्ट्री पे बना दिया हमने। अगर हम टाइल्स भी चेंज कर रहे हैं तो हमने उनसे टाइम लिया कि सर हमें 3 दिन का आप ऐसा प्लान करिए जिसमें हम, क्योंकि टाइल्स कटेगा तो धूल भी होगी, घर में भरेगा। तो उसमें क्या है, हमारे लड़के जब काम करके आते हैं तो पूरा घर पूरा जिस हालत में था पूरा साफ सफाई करके मेंटेन करके देके आते हैं। तो रहते रहते भी अगर कोई चाहे कि जिनका बजट नहीं काम कर रहा, हम पूरा घर नहीं कराना चाहते, कई घर ऐसे हैं जो कि भाई घर लेने में सारा बजट चला गया तो इंटीरियर नहीं करवाया, 5 साल बाद उनको ध्यान में आता है ठीक है जी अब बिटिया बड़ी हो रही है, अब एक रूम कराना है, तो हम वो भी करते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, और आपने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए और काफ़ी अच्छी नॉलेज दी हमारी ऑडियंस को। आई होप कि जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा उनको काफ़ी अच्छा इंसाइट्स मिला होगा, और अगर वो अपना घर डिज़ाइन का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों का वो माइंड में प्लान करेंगे और माइंड में रखेंगे। थैंक यू।